नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक हम सुन रहे हैं जिसका नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन, लेखिका है इलोना सेल्के। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार जाना कि इलोना कहती हैं कि डॉल्फिन्स ने उनको सपने में आना शुरू कर दिया था, अपने इनर वर्ल्ड में उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया था। तो इनके अंदर बड़ी इच्छा थी। इन्होंने और इनके पति ने तय किया कि कैलिफोर्निया में जो सी वर्ल्ड है वहाँ पर ये डॉल्फिन्स को देखने, उनसे मिलने जाएंगी। तो जब ये पहुँची तो वहाँ पे ऑर्का व्हेल शो चल रहा था। तो एक्चुअली ऑर्का जो है वो डॉल्फिन्स होती हैं जिनको कि मिस्टेकनली किलर व्हेल्स बोला जाता है, लेकिन वो होती हैं डॉल्फिन्स। तो ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखा जो बड़ा सा पूल था जहाँ पे ये परफॉर्मेंस चलती रहती थी इनकी डॉल्फिन्स की, जिनको कि व्हेल कहा जाता है। तो देखा एक बहुत ही सुंदर डॉल्फिन जो है, ब्यूटीफुल, उसने परफॉर्मेंस जब शुरू की तो बोलती है उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने सोचा कि इतने डेवलप्ड दिमाग, विकसित जिसका मस्तिष्क हो और इतना सुंदर जिसका देखने में जो इतना प्यारा लगे, ऐसे बीइंग के साथ कोई कैसे ऐसा कर सकता है कि उससे ऐसे ट्रिक्स कराए जाएं जैसे वहाँ कराए जा रहे थे। फिर ये आगे कहती है कि मैं एक्चुअली उतनी डेवलप्ड तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से कुछ कहना चाह रही है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ा उद्वेलित महसूस हो रहा था। तो इलोना कहती है कि उस समय तक मैंने कुछ डॉल्फिन्स और व्हेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि वो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहती। पर चूँकि मैं उस समय तक इतना मेरा विकसित नहीं हो पाया था, मेरे स्कोप से बाहर था वो महसूस करना कि वो क्या कहना चाहती। बट अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि वो मेरे से कुछ कहना चाहती हैं जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो शो देखने के बाद जो है बोले हम लोग बहुत ज़्यादा कहना चाहिए दुखी हो गए हम दोनों। तो शो से बाहर निकलते निकलते मैंने और डॉन, हम दोनों ने तय किया कि हम ट्यूना फिश जो हम खाते हैं वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ट्यूना फिश को पकड़ने में बहुत सारी डॉल्फिन्स जो है, इनोसेंट डॉल्फिन्स, वो मारी जाती हैं। तो हमने ये तय किया और हम आए। फिर आगे फ्रेंड्स थोड़ा सा हम डॉल्फिन्स के बारे में जानेंगे जो इलोना बताती हैं। इनका कहना है कि डॉल्फिन्स का ब्रेन जो है हमसे कहीं ज़्यादा विकसित है। वो कैसे? हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक अखरोट की भांति होता है, जिसमें ऐसे ऐसे रिजेस बनी होती हैं, फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नियोकॉर्टेक्स। तो इलोना कहती है कि डॉल्फिन्स का जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे उतना ज़्यादा विकसित ब्रेन माना जाता है। डॉल्फिन्स का नियोकॉर्टेक्स हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा फोल्ड वाला होता है, और इनके पास ग्रे मैटर भी इनके ब्रेन में ज़्यादा होता है। इनके जो न्यूरॉन कनेक्शंस है वो भी हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो हर मायने में डॉल्फिन्स का जो मस्तिष्क है वो हमसे कहीं ज़्यादा विकसित है। तो इलोना कहती है कि कई मामले में ये जो हमारे मैमेलियन कज़न्स इनको कहती हैं, क्योंकि ये मैमल्स होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, हमारी तरह इनके अंडे नहीं होते। तो बोले बहुत मायने में ये हमसे कहीं ज़्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी हम इनको उतना अपने जैसा नहीं समझते मनुष्य। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई लास्टिंग इम्प्रेशन वाली चीज़ नहीं बनाई है जैसे हमने बनाए हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और पानी के जहाज और हवा के जहाज और इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो ये कहती है लेकिन आप बताइए कि क्या दीमक भी कितने सुंदर घर बना लेती है, चींटी, मधुमक्खी कितने सुंदर घर बना लेती। तो ये कहती है कि क्या यही एक साइन है सुपीरियॉरिटी का? ये कहती हैं कि इनर विजडम, जो अंतर्ज्ञान है, या एबिलिटी टू लव, लोगों को प्यार करने की जो हमारी कैपेसिटी है, और बीइंग एबल टू इवॉल्व, हम अपने चैतन्य को विकसित करना है, ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या इस प्लैनेट जिसमें हम, धरती में हम रह रहे हैं, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, इतनी खुदाइयाँ करना, इसको डिस्ट्रॉय करना, ये ज़्यादा विकास की निशानी है। तो इलोना कहती है कि बहुत मेरे उनके प्रति बहुत करुणा मेरे हृदय में आई। मैंने ग्रीन पीस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ये कहती हैं कि जैसा कि ये बता रही हैं कि डॉल्फिन्स इनके सपनों में आने लगी थी, तो कुछ समय बाद ही इनको एक सपना आया। इन्होंने सपने में देखा कि 3 डॉल्फिन्स एक बहुत बड़े टैंक में बंद हैं, और सडनली इनको ऐसा लगा कि उसका पानी निकलता चला जा रहा है और वो डॉल्फिन्स जो हैं वो सफोकेट हो रही हैं और वो मरने वाली हैं। तो किसी तरह से जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और हल्ला मचा के और 2 डॉल्फिन्स को बचा लिया, लेकिन एक मर गई।
तो ये कहती हैं कि एक्चुअली डॉल्फिन्स, पता नहीं मैंने सपने में ऐसा क्यों देखा, लेकिन एक्चुअली डॉल्फिन्स तो हवा में सांस लेती, व्हेल्स और डॉल्फिन्स, पर मैंने सपने में ऐसा देखा कि वो मरने वाली हैं, वो मर रही हैं। और उसके बाद बोली कुछ दिनों बाद ही मैंने जो है पेपर में पढ़ा। वैसे तो इनका कहना है कि मैं ना टीवी देखती थी, ना पेपर पढ़ती थी, लेकिन उस दिन किस्मत से ऐसा हुआ कि मैं गई अपना किसी काम से, और मैंने वहाँ पेपर लगा हुआ था एक न्यूज़ स्टैंड में, और उस पेपर में लिखा हुआ था 2 व्हेल्स सेव्ड। तो डॉल्फिन्स या व्हेल्स के बीच में बोली कन्फ्यूजन क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि मेरा डॉल्फिन्स ज़्यादा अच्छी हो कम्युनिकेट करने में, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया। तो जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी तो उस न्यूज़ में ये था कि आर्कटिक में क्या हुआ कि बर्फ़ की एक ऐसी केव जैसी बन गई, और उसमें जाके 3 व्हेल्स फंस गई। अब चूँकि व्हेल्स हवा में सांस लेती हैं, तो उस बर्फ़ में एक छोटा सा छेद था जिससे कि वो सांस ले पा रही थी, लेकिन चूँकि बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, तो वो छेद छोटा होता चला जा रहा था, और व्हेल्स को सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, रेस्क्यू करने की कोशिश की। 2 व्हेल्स को वो निकाल पाए, पर तीसरी व्हेल उस एफर्ट में उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बचा पाए। तो इलोना कहती हैं कि ये मेरा ड्रीम जो था ये क्या था? क्या टेलीपैथिकली उन्होंने मुझे मैसेज भेजा डॉल्फिन्स ने, या किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरे डायमेंशन में मैं वाकई में वहाँ थी, और मैंने जब हल्ला मचाया, लोगों को बुलाया, तो वो वाकई में ऐसा हो रहा था, और लोग आए और उन्होंने उनको बचाया डॉल्फिन्स को। तो ये कहती कि ये हमेशा रहस्य रहेगा जब तक कि इसके बारे में मैं और नहीं जान पाऊँगी। तो एक बात तो तय है, इलोना कहती है इससे, कि ड्रीम्स जो है, हमारे स्वप्न जो हैं, वो जैसा कि फ्रॉइड ने कहा है कि वो एक रिफ्लेक्शन है, जो हमारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती हैं, वो हमारे सपने में आती है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड कुछ प्रोजेक्ट करता है, वो सपने में आता है। तो ये केवल सपने केवल वो नहीं हैं, सपने उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हैं। सपनों के द्वारा हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, दूसरे रियल्म से कनेक्ट होते हैं, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और हम अपने ट्रैवल के दौरान बहुत सारे अनुभव भी इकट्ठे करते हैं। अब इन्होंने अपने बचपन की घटना याद करती हैं, कहती हैं जब मैं और मेरी बहन छोटे थे, तब हम अपनी गुड़ियों के साथ एक गेम खेलते थे। हम ये देखते थे कि हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं, और वहाँ हम तरह तरह की चीज़ें किया करते थे। और इनका कहना है कि आज तक मैं इस बात से पज़ल्ड हूँ कि ना मैं अपनी बहन को कभी बताती थी कि हम क्या करने वाले हैं, और ना ही हमारा कोई डिस्कशन होता था, लेकिन हम एग्जैक्टली इतने ट्यून्ड थे कि हम एग्जैक्टली एक से एक्सपीरियंसेस देखते थे। जैसे कि एक बार बोले हमने ये गेम खेला बिना एक दूसरे को बताए कि एक लेक है बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारी मरमेड्स हैं जो कि डेंजर में हैं, और हम लोग उड़ते हुए उस लेक के ऊपर से जा रहे हैं, और हमारा काम है उन मरमेड्स को बचाना, सेव करना। तो फिर हम नीचे जाते हैं, उन मरमेड्स को, बहुत सारे डेंजरस दिखने वाले लोग होते हैं, कोई खतरनाक दिखने वाले, उनसे उनको मरमेड्स को बचाते हैं। तो ये कहती है कि शायद जो हमने शुरू में कल्पना की थी वो अब मैं कर रही हूँ, जब मैं डॉल्फिन्स को बचाने की कोशिश करती हूँ, तो शायद ये उससे कनेक्टेड था, मे बी ऐसा वो वंडर करती हैं। लेकिन ये कहती हैं कि जब आप बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो जो आपकी कॉन्शियसनेस, जो हम कहते हैं कि हम सब बहुत कनेक्टेड हैं, वो कितनी कनेक्टेड होती है, ये आपको एक प्रूफ मिल जाता है। ये कहती है कि हमारे ब्रेन जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इमेजरी से। ये कहती हैं कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े लोग भी अपना कितना सारा समय वेस्ट करते हैं टीवी देखने में, नेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो देखते रहते हैं, और वो इसलिए कि वो अवेयर हैं और वो अप टू डेट हैं, ये बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो क्या कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, कितने सारे थ्रिलर्स और ऐसी नेगेटिव डार्क मूवीज़ लोग देखते रहते हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं इवन, वो क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर, और अननोइंगली फिर वो उनको वापस क्रिएट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर है। तो इनका कहना है कि फालतू के एडवर्टाइजमेंट्स और फालतू की ऐसी चीज़ें जिनको कि हम अपने जीवन में नहीं चाहते, हमें उनको नहीं देखना है। इलोना क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या हो कि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, अगर वो सच हो जाए आपके जीवन में, जो कि आप मनोरंजन के नाम पर देख रहे हैं, तो क्या होगा?
तो इलोना कहती है कि इमेजरी का हमारे ब्रेन पे बहुत प्रभाव है। आप देखेंगे कि कभी अगर आप ऐसी क्लासेस जॉइन करेंगे जहाँ आपको चीज़ों को याद करना सिखाया जाएगा, तो वो इमेज के रूप में सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रहण कर लेता। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है इमेजरी जो है हमारी लाइफ में। लेकिन हमको इस इमेज को किस लिए यूज़ करना है? हमको इस इमेज को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ना कि नेगेटिविटी की ओर ले जाने के लिए करना। तो इनका कहना है कि इमेजरी के द्वारा हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक लिमिट तक ही जा सकता है, उसके आगे हमारे कॉन्शियस माइंड की पहुंच नहीं है। तो हम दूसरे रियल्म्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम इस इमेजरी के द्वारा, जब हम इमेजिन करते हैं कि प्रकाश है और या आपको दिखाई तो पड़ नहीं रहा और आपका कॉन्शियस माइंड तो सोच भी नहीं सकता इस बारे में, लेकिन आप एक थॉट देते हो कि बहुत प्रकाश है, तो कितने बार ध्यान में आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जहां प्रकाश है, जहां तरह तरह के आप लाइट्स देखते हैं। या आप इमेजिन करते हैं कि एंजल्स हैं जो इस तरह से उड़ रहे हैं, तो कितनी बार आपका सामना मेडिटेशन में ऐसे चीज़ों से भी हो जाता। तो इमेजेस के द्वारा हम दूसरे रियल्म में जा सकते हैं, ये हमारे माइंड की कैपेबिलिटी है। तो इलोना याद करती है, एक बोली मेरे एक लेडी से परिचय हुआ जब ये हम लोग कोर्स कर रहे थे लिविंग फ्रॉम विजन उस दौरान। तो उस महिला ने इनको बताया कि उसके पुत्र की एक्चुअली कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो पुत्र उससे कनेक्टेड था टेलीपैथिकली, कुछ हफ्तों तक वो कनेक्टेड था और वो उसको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता था, ज्ञान की बातें, और उसकी बातें बिल्कुल 100% सही होती थी। बहुत सारे सजेशंस देता था जीवन के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली उसको वो महिला ट्रस्ट करती थी कि मेरे बेटे ने कहा है मतलब सही है। तो वो महिला ने बताया कि एक बार मैंने अपने बेटे से ऐसे ही पूछ लिया क्वेश्चन कि ह्यूमैनिटी की अगर हम बहुत मदद करना चाहें तो सबसे बड़ी मदद ह्यूमैनिटी की क्या होगी, क्या करना चाहिए मनुष्यों को कि उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाए। तो उस बेटे ने सिर्फ एक ही लाइन का सिंपल जवाब दिया, उसने कहा कि टीवी को उठा के घर से बाहर फेंक दो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टीवी जो है हमारे बच्चों की और हमारे जीवन को निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इलोना कहती है कि जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि हमें कैसे मालूम है कि ये इमेजरी जो हम कर रहे हैं ये हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रही है और बस ये हम ऐसे ही नहीं करते चले जा रहे हैं, तो इसका कुछ कैसे हम इसको कंफर्म करेंगे। तभी नया किया था। तो डॉन ने इनको एक इंस्टेंस याद दिलाया। डॉन ने कहा कि हम लोग जो है टाइम को लीनियर इवेंट से सेपरेट करते हैं कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, इसको, जबकि टाइम जो है एक लीनियर इवेंट नहीं है। टाइम एक फैब्रिक की तरह है, जैसे कि एक प्रकाश का एक पतला कपड़ा झीना बन जाए जो कि लंबाई में ना होकर चारों ओर फैला हुआ। तो ये कहते हैं कि उसमें आप पीछे जाके ध्यान में बैठिए और उसमें पीछे जाके आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं आप करेंगे और वो आपके आज के जीवन में व्यक्त होगा वो बदलाव। और उसका प्रूफ वो बताते हैं, डॉन उनको याद दिलाते हैं कि याद है हमारे साथ एक व्यक्ति था जो कि अपने उदाहरण बता रहा था अपने बचपन का। उसके बचपन में उसके पिता ने उसकी तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया, देखा ही नहीं प्यार से, एक खिलौना कभी लाके नहीं दिया। तो पिता के साथ उसके रिश्ते बड़े ही कड़वे रिश्ते जिसको हम बोल सकते हैं थे। उसके पिता से उसने बहुत सालों से बात भी नहीं की थी। लेकिन जब वो यहाँ आया तो चूँकि यहाँ पे हम टाइम ट्रेवलर कहते हैं कि अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट को हील करना आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी अपने पास्ट में गया और अपने पास्ट में जाके और उसने अपने पिता से वो देखा और उसने जब गहराई से देखा तो उसने चाहा कि उसके पिता के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उन्हें प्यार मिले, लेकिन उनका बचपन भी ऐसा ही था और वो इच्छा उनकी अधूरी रह गई और वो प्यार प्रकट करना भी नहीं सीख पाए और इसीलिए वो कभी किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाए। लेकिन वो चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार करें, उन्हें एक्सेप्ट करें। तो उसने फिर अपने ध्यान में अपने पिता से कहा कि वो उन्हें कितना प्यार करता है और उसने उनको स्वीकार किया, उसने गले से लगाया अपने पिता को। और उसके बाद वो बताता है वो व्यक्ति कि जब वो अपने घर पहुंचा ये कोर्स करने के बाद, तो उसके जो मशीन थी उस पर ढेर सारे मैसेजेस थे, उसकी जो आंसरिंग मशीन थी फ़ोन की। उसके पिता ने उसको फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन चूँकि ये नहीं था तो उन्होंने आंसरिंग मशीन पर मैसेज भेजा कि वो उसको कितना प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लिविंग प्रूफ है
जैसा कि इलोना का कहना है कि ना तो उस बीच में उन दिनों में जितने दिन तक वो कोर्स कर रहा था ना उसकी उसके पिता से बात हुई, ना ही कोई संपर्क था। लेकिन सिर्फ उसने चूँकि लीनियर टाइम से परे जाके पास्ट में जाके जो हीलिंग की अपनी और अपने पिता की दोनों की हीलिंग हो गई उसमें, उसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो इलोना कहती है कि जब हम इस फैब्रिक में कहीं भी थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो वो जो उसके रिपल हैं, लहरें, वो चारों ओर फैल जाती हैं और चारों ओर से हमारे एनर्जी को प्रभावित करती हैं, हमारे जो फील्ड है उसको प्रभावित करती है, हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। इलोना कहती है कि केवल जो बदलाव किया गया था वो कहाँ किया गया था, वो उस ड्रीम फैब्रिक में, इसको कि हम बोलते हैं कि पास्ट में जाके किया, वो एक फैब्रिक, ड्रीम फैब्रिक इन्होंने उसका नाम दिया। तो केवल बदलाव जो हुआ था वो वहीं जाके हुआ था और तो कहीं कोई बदलाव हुआ ही नहीं था। तो इलोना कहती है कि अगर हम रीड्रीम करते हैं पास्ट को, यानी कि पुराने अपनी जो घटनाएं हैं उनको वापस से ड्रीम करते हैं, यानी देखते हैं दोबारा जाके, तो हम वो जो फैब्रिक है उसमें चेंज ला सकते हैं और वो चेंज हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करेगा और हमारे फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा। तो इस पॉइंट पे पहुंच के इलोना कहती हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो पूछती हैं कि क्या जो रियल टाइम मशीन होती है, जैसे कि इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि टाइम मशीन से टाइम में आगे पीछे जाएं, तो कहती है कि जो ट्रू टाइम मशीन होती है वो क्या हमारे अंदर फिट है कि हम जब चाहें आगे जाके पीछे जाके अपने जीवन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो जहाँ पे फोकस होती है वो उसको बदलाव कर सकती है। ये एक बहुत ही विचारणीय चीज़ है। और क्या हमारी कॉन्शियसनेस जो ड्रीम फैब्रिक है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे जीवन के फैब्रिक है, उसको भी हम कॉन्शियसनेस को किसी स्तर पे, किसी स्थान पर फोकस करके हम उस फैब्रिक में भी बदलाव ला सकते हैं? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बोला क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम 2 इंस्टेंसेस और जानेंगे जिसके बारे में इलोना याद करती हैं कि किस तरह से सोचने से, विचारने से, उस ड्रीम में जाने से क्या क्या बदलाव जीवन में आते हैं। तो पहला एक इंस्टेंस ये बताती हैं कि इनकी यात्रा थी जर्मनी की। जर्मन में इन्होंने कोर्स सिखाना शुरू किया था। तो ये अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव्स से, रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी। तो इनके एक फ्रेंड थे, क्लासिकल प्लेयर थे, उनके साथ इन्होंने टाइम सेट किया कि हम इस दिन हमारा कोर्स ख़त्म होगा, हम स्टुटगार्ट नाम की जगह पहुँचेंगे, इस ट्रेन से पहुँचेंगे, और उन्होंने कहा कि हम स्टेशन पर तुमको मिलेंगे। अब क्या हुआ कि इस दौरान उस मित्र ने अपना घर बदल लिया, तो उसका पता भी बदल गया, उसका नंबर भी बदल गया। और जब ये लोग जर्मनी में यूजुअली ये कहती हैं कभी भी ट्रेन लेट नहीं होती, लेकिन उस दिन इनकी ट्रेन जो है लेट हुई, शुरुआत से ही लेट हुई और लेट होती चली जा रही थी। अब ये बोली मेरे अंदर बहुत ही एंग्जाइटी हो गई। मैंने सोचा कि वो जो है वो क्लासिकल प्लेयर है, हमको रिसीव करने के बाद उसका एक कहीं पर परफॉर्मेंस थी। इलोना कहती मैंने सोचा कि अगर वो लेट हो गया तो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस में लेट हो जाएगा और हमारे कारण वो लेट हो जाए, तो मुझे बड़ा ही मन में एंग्जाइटी और उद्विग्नता जिसको बोलते हैं हो रही थी। तो थोड़ी देर तो मैंने सहा, फिर मैंने सोचा कि अब इसका जो मैंने कोर्स किया है इसका कुछ उपयोग किया जाए और क्यों ये एंग्जाइटी सही जाए। तो मैं ध्यान में बैठ गई और मैंने सोचा कि क्या चाहती है ये जो भावना मेरे अंदर है, ये भावना क्या चाहती है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये भावना सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, वो ये कि हम वहाँ पे उचित समय पर पहुँच जाएं, जिससे कि उस व्यक्ति को परेशानी ना हो जो हमें लेने के लिए आया हुआ है। तो बोले मैंने इसका इमेज ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसके बाद मैं शांति से बैठ गई। मैंने सोचा कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। तो मैंने ये इमेज देख ली कि हम वहाँ स्टेशन पे उतरे और वो खुशी खुशी हम उससे मिल रहे हैं। ऐसा इमेज देखने के बाद फिर मैं चुपचाप आराम से बैठ गई। तो इलोना कहती हालांकि मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी जब मैंने ये किया, क्योंकि मैं लगातार देखती जा रही थी कि टाइम जो है वो तो हम लेट होते ही चले जा रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि जो मेरे अंदर जो मुझे गुस्सा, मैडनेस आ रहा है, इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये करने के बाद बोले हम शांति से बैठ गए। फिर हम पहुँचे स्टटगार्ट, हमने अपना सामान जल्दी जल्दी निकाला। फिर डॉन ने, जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि तुम सामान के पास खड़ी रहो, मैं जाकर उसको ढूंढता हूँ, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म भी चेंज हो चुका था।
और मैं खड़े होके सोचना शुरू ही कर रही थी, इतने मैंने देखा कि डॉन और मेरा जो हमारा फ्रेंड है वो दोनों हंसते हुए चले आ रहे हैं। और उसने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल टाइम से थोड़ा पहले ही आ गए। तो बोले, मेरा तो मुंह खुला रह गया, मैंने घड़ी की तरफ देखा तो देखा कि अरे ये तो वाकई में कुछ मिनट पहले ही हम पहुंच गए वहाँ पर। और मैं बहुत ही हैरान रह गई। उसका कहना था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था उस पज़ल को सॉल्व करने का। और वो पज़ल जो है वो इनका कहना है कि आज तक मेरे साथ है कि कैसे ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी इमेजिनेशन के द्वारा टाइम में चेंज तो हुआ। तो ये बात क्या बताती है कि टाइम उतना लीनियर भी नहीं है जितना हम मानते हैं कि बस इतने मिनट, इतने घंटे। और ये सब हो सकता है आपने भी अपने जीवन में फ्रेंड्स कभी ना कभी अनुभव किया। तो इसका कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन इलोना कहती है कि आज तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं जो ये पजल थी टाइम की। और जैसे मैंने कहा कि क्या हम परिवर्तन, हमारे चैतन्य जो है फोकस करता है कहीं पे, तो क्या परिवर्तन कर सकता। तो ये इसका एक उदाहरण था कि किस तरह से हम अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करके टाइम में या परिस्थितियों में बदलाव कर सकते हैं। एक और उदाहरण इलोना बताती है कि एक बार ये न्यू मैक्सिको गए, वहाँ पे इनको एक सेमिनार लेना था। वहाँ पे इन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि ठीक है, हम इतने बजे फुर्सत हो जाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, तुम हमको ये वाले गैस स्टेशन पे मिल जाना। अब चूँकि सेमिनार इन्होंने लिया था तो बहुत सारे लोग थे इनसे बात करने वाले, और बात करते करते बोले हम लेट हो गए। लेट होने के बाद हम जल्दी गाड़ी में बैठ के निकले और हमने सोचा कि वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा गैस स्टेशन पे। तो फिर वही अंदर एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा नौशिया आने लगा। बोले मुझे इतना ज़्यादा मैंने सोचा इस बारे में कि हम लेट हो गए, क्यों हमने ऐसा किया, तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे वापस इसको हटाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ध्यान में बैठ के और फिर से वही देखा कि मेरी जो फीलिंग है, ये नौशिया है, ये जो घबराहट है, एंग्जाइटी, ये क्या चाहती। तो वो फीलिंग ने एक ही बात बोली कि वो चाहती है कि तुम समय से अपने मित्र से मिलो जाके वहाँ पे। तो इन्होंने अपने आप को ऐसा विजुअलाइज किया कि हाँ ठीक है, सब टाइम से हम लोग निकले, टाइम से वहाँ पहुँचे और टाइम से हम अपने मित्र से मिल रहे हैं और हंस के वो हमको ग्रीट कर रहा है। उसके बाद बोले, ये सब करने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैंने घड़ी देखी तो 5 मिनट बाकी थे उसको जो टाइम दिया था उसमें, और 30 किलोमीटर हमें और चलना था। तो मुझे लगा कि ये तो असंभव है, लेकिन फिर भी जो करना था वो तो मैंने किया। पर जब हम उस पेट्रोल स्टेशन पे पहुँचे तो यहाँ से हम पहुँचे और वहाँ से वो व्यक्ति जो उनका मित्र था वो चला आ रहा था। और बोले जब हम वहाँ पहुँचे और उसने कहा अरे राइट ऑन टाइम। तो बोले मैंने घड़ी देखी, और अगर ये कहती इलोना, अगर वो आके जल्दी हमसे हाथ मिलाने और इस समय ग्रीटिंग्स में हम अगर नहीं लगे होते तो मैं निश्चित रूप से नीचे गिर जाती आश्चर्य के मारे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो मैंने घड़ी देखी थी, 5 मिनट बाकी थे और अभी इतना बदलाव कैसे हो सकता है। तो ये भी एक दूसरा, ये कहती हैं, प्रूफ है कि जो फैब्रिक ऑफ टाइम है वो लीनियर नहीं है और हम चाहें तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, इस सब विचार के साथ इलोना जो है वापस सब हम उनकी उस ट्रिप पे आते हैं जहाँ वो फ्लाइट से जा रही थी और जहाँ इन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में जाके अपने फ्लाइट का टाइम समय से पहुँच गई थी। उस ट्रिप के बीच में ये सब थॉट प्रोसेस इलोना का चल रहा था। तो वापस इलोना हमको वहीं लेके आती है और कहती हैं कि हम लोग जो है टाइम से बिल्कुल जिस आइलैंड पे, कोई नाम के आइलैंड पे जाना चाहते थे, हम वहाँ पहुँच गए अपना सारा सामान लेके। वहाँ जाके बोले हमको 1 हफ्ता लगा एडजस्ट होने में। इनका कहना था कि पानी जो है वो मेरा नेचुरल होम नहीं था, मुझे हमेशा पानी से डर लगता था, लेकिन डॉल्फिन्स के साथ तैरने का जो सपना था वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि मैं उस डर से ऊपर आने को भी तैयार थी। तो वो इनका कहना है मैंने स्नॉर्केलिंग गियर पहन के पूरा पानी में उतरना और वो सब सीखा। हमने आसपास के बीचेस एक्सप्लोर की कि कहाँ डॉल्फिन्स हमें ज़्यादा अच्छे से मिल सकती हैं, कहाँ ज़्यादा संभावना है डॉल्फिन से मिलने की। हमने आसपास सामान कहाँ हमें क्या मिलेगा ये भी एक्सप्लोर किया। और इस सब के बाद फिर अचानक बोले हमें कुछ लोग मिल गए लोकल, जो कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक गुफ़ा है
एम्फी थिएटर जैसी गुफ़ा है जो कि जहाँ बहुत सीक्रेट है, जहाँ हर एक कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आप जा के आइए, वो एक बहुत अलग अनुभव रहेगा आपके लिए। तो बोले, मैंने और डॉन ने तय किया। हम दोनों ने अपना सामान बाँधा, फिर हम गए वहाँ पे जितनी दूर तक कार जाती थी, बाकी कच्चे रास्ते पे चलते हुए, नदी किनारे चलते हुए, समुद्र के किनारे हमें वो गुफ़ा मिली। अब उस गुफ़ा में ये कहती है कि जब हम ऐसे झुक के अंदर गहरी एकदम अंधेरे में चले जा रहे थे, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था अंदर से। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद दूर कहीं लाइट दिखने लगी, तो उससे हमें आशा बन गई। तो काफ़ी दूर अंदर चल के जब हम पहुँचे तो एक विशालकाय एम्फी थिएटर जैसा था वो, जिसमें अंदर एक उसका बैनियन ट्री भी था। फिर उन्होंने वहाँ पे अपना टेंट लगाया, टेंट लगा के ये वहाँ पर रहने लगे। अब कहनी थी मन में डर भी था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड और अलग जगह थी, बिल्कुल सब दुनिया से दूर थे, लेकिन एक बहुत ही सुंदर अनुभव भी था वहाँ पे रहना अपने आप में। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ दिन बिताए, लेकिन पहली रात जब ये कहती है मैं सोई वहाँ पे, तो शुरू में तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था, एप्रीहेंशन था, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने आप को बहुत काम डाउन किया, इलोना काम डाउन बोल-बोल के शांत किया। तो फ्रेंड्स, वहाँ पहुँच के, उस अद्भुत गुफ़ा में पहुँच के इन्होंने एक और डॉल्फ़िन ड्रीम देखा। वो ड्रीम क्या था हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए बीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।